So, hi guys, good evening to all of you. I hope you all are good. So, in today's session, we are generally continuing our last class discussion that was the chapter number 18 tax incidents from the book Stiglitz और आज हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है एड वैलोरम टैक्स वर्सेस स्पेसिफिक टैक्स। देखिए, जनरली होता है क्या है कि जो टैक्सेस होते हैं इकोनॉमी में वो मल्टीपल वैरायटीज की होते हैं, वो सारे गवर्नमेंट इम्पोज करती है। बट गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होता है? व्हाई द गवर्नमेंट इम्पोज द टैक्स इन द इकोनॉमी? आई थिंक सबको लगता है कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। नहीं, ये रीजन होता है, बट आप इसके अलावा और भी रीजंस होते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ टैक्स कलेक्ट ही करना होता या फिर कलेक्शन ही करना होता, रेवेन्यू कलेक्ट करना होता, तो गवर्नमेंट सीधे सीधे बोल देती कि इतने पैसे दे दो, खत्म हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट इकोनॉमी की वेलफेयर को भी मैनेज कर रहे हैं, तो इसलिए मल्टीपल वैरायटी ऑफ टैक्सेस इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मल्टीपल वैरायटी में टैक्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वेलफेयर को मैनेज करना, कभी कभी किसी कमोडिटी की डिमांड को रिड्यूस करना, कभी कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पे टैक्स लगाना। तो एक बात बताओ, आप आप शोरूम में गए, नई कार खरीदी और घर पे लिया है, तो जो नई कार है, न्यू कार है, उस पर एक अलग लेवल ऑफ टैक्स आपने पे करा है, हम सबको पता है। और उसके अलावा आप एक सेकेंड हैंड मार्केट में गए, वहां से कार खरीदी और घर पे लिया है, उस पे आपने क्या कोई टैक्स पे करा है? या उतने लेवल का टैक्स पे करा है जो इनिशियली नई कार के लिए पे किया गया होगा? टैक्स थोड़ा बहुत वहां पे लगा होगा जब उसकी स्टैम्प ड्यूटीज वगैरह बनी होंगी, जब उसका वो लीगल ट्रांसफर आप करवाओगे, अपने नाम करवाओगे, तो वहां पे लिटिल बिट टैक्स होगा। लेकिन उस लेवल का होगा टैक्स नहीं होगा। कि ये चीज मैटर करती है ना, कि पर्सन कमोडिटी जो प्रोडक्ट ले रहा है वो गुड क्वालिटी या लो क्वालिटी है, या गुड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी है। ये मानते हो इस बात को? क्योंकि सबको तो नई कार नहीं लेनी होती, किसी को पुरानी कार भी लेनी होती है, और पुरानी मतलब लो क्वालिटी बोल देते हैं कभी कभी। तो हमारा मेन डिस्कशन इन्हीं बातों पर है कि कितने वैरायटीज ऑफ टैक्स इकोनॉमी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज एड वैलोरम टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। ओके विद इट? अभी क्वेश्चन आता है कि सर एड वैलोरम टैक्स का मतलब क्या होता है, या स्पेसिफिक टैक्स का मतलब क्या होता है? देखो, एड वैलोरम टैक्स का मीनिंग होता है कि जब इकोनॉमी में परसेंटेज टैक्स लगाया जाता है। परसेंटेज टैक्स का मतलब जैसे टैक्स अमाउंट है, इट्स अ T% ऑफ प्राइस। मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस 100 रुपए है, तो उसके ऊपर 10% का टैक्स लगा, तो 10 रुपए का टैक्स पे करना है। अगर कमोडिटी का प्राइस 1,000 है और 10% का टैक्स है, तो 100 रुपए पे करना है, तो परसेंटेज टैक्स लगता है। सिमिलरली जो स्पेसिफिक होता है वो क्वांटिटी या कमोडिटी, इसको आप पहले तो कमोडिटी टैक्स बोलते हो। और ये कमोडिटी टैक्स का मतलब क्या हो जाता है? जैसे ये ना एक फिक्स्ड अमाउंट टैक्स होता है, इट इज बेसिकली द फिक्स्ड अमाउंट टैक्स। Fixed amount tax is, let us suppose, T per unit. The tax is T per unit. क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? टी पर यूनिट मतलब जैसे हम कहते हैं 10 रुपए पर यूनिट हमने टैक्स लगाया है, तो ये एक पॉइंट आप लोग अपने माइंड में रखेंगे अच्छे से, बढ़िया से। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? अब एक क्वेश्चन अगेन वही वाली बात कि सर अब ये गवर्नमेंट किस बेसिस पे डिसीजन लेती है कि कौन सा टैक्स लगाना है, परसेंटेज या कमोडिटी टैक्स? देखो, अगर ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि कमोडिटी किस नेचर की है, मैं कहता हूँ कमोडिटी बेकार नेचर की, बैड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी ऑफ गुड है। तो पुअर क्वालिटी जो गुड होता है या प्रोडक्ट जो होता है पुअर क्वालिटी, वो हम उसमें हमेशा आप परसेंटेज टैक्स लगाओगे हमेशा। यू ऑलवेज प्रेफर द एड वैलोरम टैक्स, ऑलवेज। लेकिन द कमोडिटी इफ द कमोडिटी इज गुड, मतलब अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है एग्जाम्पल, ठीक है, इफ द प्रोडक्ट इज गुड क्वालिटी, तो मेरा कंसर्न बस यहाँ पे क्या है कि फिर वो कमोडिटी टैक्स यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हुई। मैं आपको ना इसके डायग्राम बना के दिखाता हूँ। और मेन हमारा कंसर्न क्या है कि जैसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स किस पे लगाया जा रहा है, कंज्यूमर पे या प्रोड्यूसर पे, उसी प्रकार इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि
एड वैलोरम है या स्पेसिफिक है ऑन द गवर्नमेंट, बट उसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ जाएगा। मैंने अब क्या बोला, मैंने शुरुआती किस बात से करी थी कि वेलफेयर को दिखाना है हमें कि वेलफेयर कैसा है। ठीक है बेटा, तो अगर वेलफेयर, एंड ऑफ द डे वेलफेयर मैक्सिमाइज हो रहा है गिवन दैट द गवर्नमेंट रेवेन्यू रिमेन सेम, इट्स बेटर फॉर द इकोनॉमी। मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हो गया क्वांटिटी और ये हो गया प्राइस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया प्राइस। चलिए थोड़ा कलर बदल देते हैं हम लोग। अब ये हमने रख लिया डिमांड कर्व। ठीक है जी। अच्छा, ये है बिफोर एनी चेंज इन द प्राइस, मतलब क्योंकि मान लीजिए अब टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पर भी बजट कंस्ट्रेंट अफेक्ट होगा, यहाँ पर भी अफेक्ट होगा। बट यहाँ पे बजट कंस्ट्रेंट आपका स्लोप चेंज करेगा। ठीक है, ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, यहाँ पे शिफ्टिंग होगी। फर्क समझना, और ऑब्वियसली बात है, अगर अगर आप कॉमोडिटी टैक्स की बात कर रहे हो और ये आपका प्राइस एंड क्वांटिटी है, एक एक चीज ध्यान रखना, ये आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, डिमांड कर्व और बजट कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट का तो स्लोप चेंज होगा ही होगा, बट ऑल्सो यहाँ पे डिमांड कर्व है, उसका भी स्लोप चेंज होगा। बजट कंस्ट्रेंट के साथ साथ डिमांड का भी स्लोप चेंज होगा, दोनों चीजें दिमाग में रखना। ठीक है, डिमांड का भी स्लोप यहाँ पे चेंज होगा तो डिमांड भी शिफ्ट होगी। मान लीजिए टैक्स लग रहा है, तो टैक्स लगने से मैंने बोला जी ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट नया बन रहा है, तो एक सॉरी एक डिमांड का मैंने यहाँ बनाई है। ठीक है, और ठीक है, ये तो वही है। रुक जाओ, मैं ज़रा देख लेता हूँ, थोड़ा डार्क कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ जी हो गया, पेन ही नहीं मिल रहा था मुझे। और दूसरी हम बनाएंगे यहाँ से। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, पॉइंट है ये वाला, वो यहाँ से बनेगी। पहले मेरे साथ एक बार बना लो, सो दैट हम इसको करेक्ट कर लेंगे। परफेक्ट। ठीक है जी, एक बार मैं बता देता हूँ, ये जो है ये विदाउट टैक्स डिमांड है, क्योंकि पॉइंट ये है कि टैक्स की वजह से प्राइस चेंज होगा तो डिमांड अफेक्ट होगी, ये बात हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। विदाउट टैक्स है, बिफोर टैक्स, ये दोनों आफ्टर टैक्स है, ग्रीन और ब्लू। लेकिन ये वाली जो है, ठीक है, दिस इज बेसिकली, ये परसेंटेज है, तो ये एड वेलोरम टैक्स वाला है, और ये वाली जो है ये कॉमोडिटी टैक्स वाला है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात आपको? अब कंसर्न ये समझो, मेरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि चाहे कोई भी टैक्स लगे, पहली बात तो ये जो पॉइंट है ये इसी सप्लाई वाले पॉइंट पे आ रहा है, मतलब ये जो चीज है, हमारा पहले ये वाला इक्विलिब्रियम था विदाउट टैक्स, एंड आफ्टर टैक्स ये इक्विलिब्रियम आ गया, तो एक गैप है। ठीक है, सो दैट गैप इज रिमेन सेम, ईदर द गवर्नमेंट इम्पोज द कमोडिटी टैक्स या स्पेसिफिक टैक्स और द एड वैलोरम टैक्स। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से? ये चीज आप अपने माइंड में रखना, एंड इट डजेंट मैटर के कौन सा टैक्स लगा फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, और गवर्नमेंट लोगों को कैसे कन्विंस करेगी, आप भी टेंशन ना लो, क्योंकि हम वेलफेयर को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आपको? आपको डायग्राम बना लिया आप लोगों ने अच्छे से। वे काम करते हैं, एक छोटे सा नोट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, आज वाली क्लास में चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, लिखिएगा मेरे पास, मेरे साथ में।
From the above explanation, above discussion, we conclude that what we conclude that it makes no difference whether tax is imposed on consumer or producer. Similarly, it does not matter whether tax is specific और ad valorem. ठीक है, ठीक है। टैक्स आगे लिखिएगा, ad valorem tax is imposed as given percentage of price, but in the case of specific tax fixed in the amount, नहीं, पहले लिखना amount of tax is imposed. In practice, ad valorem tax and specific tax can differ because tax authorities cannot adjust for in quality, difference in quality of goods within gets reflected in price, reflected in price. When government when government imposes a lump sum tax, then tax is regardless of quality of products. This imply that this imply that tax is higher percentage
of the price for low quality than it is for higher quality goods। ठीक है, एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये आप लोग अपने माइंड में रखना। तो गाइस दिस इज द पैटर्न ऑफ माय टीचिंग के आई एम जनरली डिस्कसिंग एवरीथिंग एंड आफ्टर दैट फिर मैं आपको वो लिखवाता हूँ। तो मैं आप लोगों को ये ऑप्शन जरूर देता हूँ कि इफ यू डोंट वांट टू राइट इन द क्लास बिकॉज यू आर नॉट इन द पोजिशन टू राइट। कुछ लोग ट्रैवलिंग टाइम में पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग थके हुए होते हैं, सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, लिखना नहीं। तो these notes, ये जो notes हैं, they are exactly in that format I will upload on the portal so that you can uh, make your notes after the class. And if you don't want to make the notes, then you can only read from my portal। ठीक है, तो पोर्टल पे से आप इसको रीड करके रख सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे देर इज नो इस मतलब इतना सारा टाइम किसी के पास भी नहीं, इवन आपके पास नहीं है कि आप सारा पहले लिखो फिर उसको पढ़ो फिर 2 दिन बाद रिवीजन करो। वो जमाने शायद अब नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है अब। ठीक है, ये पॉइंट अगर आप नहीं लिखना चाहते हो और आप थक गए हो तो ये देख लिया करो, पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा फिर लिखवाऊंगा, तो आप फिर वो लिखने वाला पोर्शन रोक के आगे बढ़ जाया करो। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्लास को मतलब करने का, अगर आप लिखना नहीं चाहते हो। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बस एक छोटा सा टॉपिक है, फिर हमारा ये क्लास आज वाइंड अप हो जाएगा और चैप्टर भी। लिखिएगा टॉपिक दैट टैक्सेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। टैक्सेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, जब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको पता है कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं? दैट इज व्हाट इज द एफओपी है? इट इज द लेबर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेबर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेबर। अब देखिए, कोई भी लेबर की बात होती है तो लेबर के लिए दो लोग होता है, ऑब्वियसली बात है, लेबर के डिमांडर, डिमांडर ऑफ लेबर, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं द लेबर डिमांडर, लेबर सप्लाई, और हमेशा लेबर आर्स होता है। लेबर डिमांडर कौन है? फर्म्स आर बायर ऑफ लेबर, लेबर सर्विसेज। ठीक है, फर्म्स आर लेबर फर्म्स आर बायर ऑफ लेबर सर्विसेज। नाउ हु एक्चुअली सप्लाई द लेबर आर्स? लेबर आर्स या लेबर सर्विस को सप्लाई कौन करता है? द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड्स आर सप्लायर ऑफ लेबर सर्विसेज। एंड दिस इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो मान लीजिए जैसे हम ये कहते हैं, सर ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में बनाया, मान लीजिए एक डायग्राम है, तो ये हम बना लेते हैं। ये हमने हमने रख ली लेबर, यहाँ रख ली हमने वेजेस। ठीक है, और ये वेजेस, ये लेबर डिमांड का मतलब लेबर का डिमांड कर, और ये लेबर का सप्लाई कर। और हम कहते हैं ठीक है, लेबर का डिमांड कर, लेबर का सप्लाई कर, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बेटा, और ये मान लिया हमने ये L1 है। अब हुआ ये कि ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, कोई भी टैक्स लगाया। अब उससे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे टैक्स अगर लगता है, तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है, यानी अब लेबर पे करेगी। भाई हम लोगों को ये पता है ना कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारी इनकम का कुछ पोर्शन तो जा रहा है टू द गवर्नमेंट। अब अगर वो टैक्स बढ़ गया या जब पहली बार इंट्रोड्यूस होगा, तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू पे द some portion of their income to the government, because according to them कि
वी आर ऑलरेडी पेइंग टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट, मतलब हम लोग कमोडिटी टैक्सेस में हम दे रहे हैं। कोई भी चीज खरीदते हैं, इवन माचिस की डिब्बी भी खरीदते हैं 1 रुपए की या 2 रुपए की, उसमें भी टैक्स हम लोग दे रहे हैं। तो वाई वी पे इट फ्रॉम आवर वेजेस, प्रॉब्लम होगी। तो एग्जाम्पल आप ये मान के चलो कि जैसे लोगों की पहले ये वाली वेजेस थी, इसे हमने नाम दिया W1। अब हुआ क्या कि टैक्स लग गया, तो टैक्स लगने से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अब जैसे मान लीजिए मैं पैसे कमा रहा था, मैं 100 रुपए कमा रहा था, कहीं पर काम कर रहा था, अब टैक्स लग गया। तो टैक्स लगने की वजह से मैं तो अब उतने अमाउंट मांगूंगा पैसे कि मुझे 100 रुपए चाहिए। अब अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो मैं तो अगेन उतने पे अटका हुआ हूं। तो सप्लायर जो है वो सॉरी, जो डिमांडर ऑफ लेबर है, जो लेबर की डिमांड कर रहा है, नाउ ही अनेबल टू पे वो अमाउंट जो बिफोर टैक्स पे किया जा रहा था। अब लोगों ने कभी टीडीएस का नाम सुना है? टीडीएस जैसे हम लोग, जैसे जब मैं कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूट में भी मैंने काम किया, तो वहां पे मेरे पैसे कट के आते थे, ठीक है। तो मुझे बता देते कि आपके अकाउंट में ये एक्स अमाउंट, मतलब आपकी एक्स अमाउंट इस महीने का बन रहा है, और इसमें से 10% कट के आपको इतने मिलेंगे। आप जब अपना आईटीआर भरोगे तो आपको वो रिफंड हो जाएगा, वो बात अलग है, बट वो कट के आएगा। मैं कहता था जब रिफंड ही हो जाएगा तो तुम काट ही क्यों रहे हो, मत काटो, ऐसे ही दे दो मुझे। बट वो कहता था नहीं, हम देंगे, अब सरकार डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट, कि आपको देना है या नहीं देना। तो मैं कहता था जी नहीं, मुझे टैक्स नहीं देना, तुम मेरे को उतना उतने अमाउंट दो। तो शायद वो मुझे बोल देते थे, एग्जाम्पल बोल देते कि अब आप हमारे यहाँ पे काम मत करो, तो वो डिमांड फॉर लेबर कम कर देंगे। एक्चुअली डिमांड फॉर लेबर हमारी कम हो जाएगी। जब भी टैक्स फैक्टर प्रोडक्शन पे लगता है तो डिमांड फॉर इनपुट कम हो जाता है, ठीक है। अब जो नया इक्विलिब्रियम आ रहा है ये है लेबर डिमांड 2, ये लेबर डिमांड 1 था। अब नया इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है, ठीक है, L2, ठीक है, ये L2 यहाँ पर आ रहा है। अब अब ये देखोगे कि जो लेबर है, जो न्यू लेबर है, दे आर गेटिंग दैट मच लेवल ऑफ वेजेस, यू W3 ले रहे हैं। एंड यही लेबर डिमांड अगर पुराने वाली, मतलब ये लेबर इक्विलिब्रियम है कि जो सप्लायर, भाई सप्लायर कितनी लेबर सप्लाई कर रहे हैं, कितनी लेबर सर्विस कर रहे हैं, और जो फर्म से कितनी डिमांड कर रहे हैं। अगर फर्म्स ये वाली डिमांड कर रहे होते हैं, इस वाली डिमांड करते होते हैं, तो ये वाली डिमांड के लिए दे नीड टू पे ये वाला अमाउंट, क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। समझ में आई? तो ये हो गया W2। तो ये जो जनरली गैप है ना, ये गैप मैटर करता है। मुझे पता है ये समझ में आ गई। तो फिलहाल आपको ये दिमाग में रखना है कि जब टैक्स ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगता है तो डिमांड फॉर इनपुट कम हो जाता है। उसका रीजन जनरली यही होता है कि उन्हें उतना ही अमाउंट जैसे टैक्स पे करना होता है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बातें? अच्छा, एक काम करते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट था, और हाँ, पहले एक पैराग्राफ लिख लो, फिर हम इसका एक डायग्राम और पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली राइट पैराग्राफ, ओके। लिखिएगा, व्हेन taxes are imposed on factors of production like labor, then burden its burden will be on employees as well as on an employer. Their relative burden depends on elasticity of supply and elasticity of demand. Clear? आगे लिखिएगा, generally
it is considered generally it is considered that supply of labor is inelastic. So most of burden of tax is on worker regardless of legal imposition of tax. As shown in diagram, when tax is imposed, when tax is imposed on labor income, then curve shifts, demand curve shifts leftward by the size of but change in wage is less than. अच्छा एक चीज इसमें ये लेफ्टवर्ड बाय साइज, मतलब यहाँ पे वो साइज जो एक्चुअल आएगा, ठीक है, मतलब आप मान लो इट विल शिफ्ट टू द बैक, यहाँ पे बाय द साइज एक्स लिख लो आप, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख लूंगा। एक मिनट, बाय द साइज इसमें कौन सा साइज, ये है, देखो पहले ये वाला अमाउंट था ना, ये इधर था, अभी इधर आएगा, तो ये जैसे तो W1 टू W3, W1 टू W, but change in wage is less than size of tax। अच्छा, टैक्स कितना है जी, टैक्स ही पूरा अमाउंट है, दिस इज द टैक्स अमाउंट, ये जो लिखा ना मैंने, ये टैक्स अमाउंट है सारा का सारा, ठीक है, हो गया, बट चेंज इन वेज इज लेस देन द साइज ऑफ, ठीक है, तो एक ये पार्ट आपने यहाँ पे समझ लिया। अब एक लॉजिक हम लोग और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग। देखिए होता है क्या है कि ये तो वो सिचुएशन थी कि साइज ऑफ टैक्स इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ वेज चेंज, लेकिन कभी अगर उल्टा हो जाए, आपने कभी ना कभी बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर सुने होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जनरली एक हम डायग्राम यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं, छोटा सा अंडरस्टैंडिंग नोट के तौर पर रखना, दैट इज द बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई, ठीक है, बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई। डायग्राम देखो पहले मेरे साथ में, ये लेबर और ये वेजेस, और ये हो गया हमारा बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई, ठीक है, ये हो गया लेबर सप्लाई बैकवर्ड बेंडिंग। अब एक डिमांड कर्व भी वाला है, एक डिमांड कर्व भी वाला है, ठीक है, तो मान लीजिए हमने डिमांड कर्व भी वाला है, ये इधर, ये थी हमारी मेन,
डब्ल्यू नोट। और ऑब्वियसली बात है जब टैक्स लगा है तो अब हमारा ये हो गया। तो अगर आपने कि नोटिस करी है कि हमारा पहले कम सप्लाई थी, तो जैसी वेज कम हुई सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, ये देखिए पहले यहाँ सप्लाई थी और अब यहाँ सप्लाई हो गई। ये कब होता है? जब डायग्राम बैकवर्ड बेंडिंग होता है। ये तब पॉसिबल होता है कि जब हमारा चेंज इन वेजेस ज्यादा हो द साइज ऑफ टैक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा W1। तो हमारी वेजेस कम हो रही हैं, बट हमारी वेजेस कम हो रही हैं एंड वी आर जनरली गोइंग फॉर मोर वर्क। तो ये सिचुएशन कब होती है? जब आपका लेबर सप्लाई बैकवर्ड बेंडिंग होता है। क्लियर है? बस एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिख लीजिए सो दैट आपका टॉपिक भी यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। लिखिएगा that in this case supply curve of labor in this case the supply curve of labor is actually backward bending it means as wage rises increases above a certain level then supply of labor then supply of labor will actually decrease will actually decrease. Individuals decides that at higher wage they can maintain higher standard maintain higher standard of living even by working less. Working less. Therefore, higher wages reduces supply of labor and in such case tax on labor may result may result reduction in wage rate greater than tax itself. ओके, बेसिकली आज हमने हमने अपनी क्लास में चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम द बुक स्टिग्लिट्ज वो कवर किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दैट द टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखिए, जब भी इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात आती है तो हम लोग डेट वेट लॉस की बात करते हैं कंप्लीटली। तो वो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।